अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस तो हम रिव्यू करते ही रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं ये समझता हूँ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, वो आपके लिए वैल्यू एडिशन है फॉर द डे। कि आप लोग अगर किसी चैनल पे या कहीं जाके कुछ सुनते हैं तो आपके नॉलेज के अंदर एक ज़रूर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को अच्छे से अच्छा बना सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, तकरीबन 90% लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है कि वो एक स्टॉक परचेज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा सर जाता है और बेच देते हैं। उस टाइम वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर जब स्टॉक को बाद में देखते हैं तो उनको ये अफसोस होता है कि काश हमने इसको ना बेचा होता, और अगर हम इसको आज रखते अपने पास तो ये 200%, 300%, 500%, इवन 10 टाइम्स भी हो जाता। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो मुबारक हो, आप उन्हीं 90% लोगों में से हैं जो कि ये सोचते हैं बाद में स्टॉक बेचने के बाद। अब हमारी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को इस पर मुबारकबाद दी जाए। आप लोगों को उस चीज़ पे हम मुबारकबाद देंगे कि अब आप लोग इस काबिल हो गए इस वीडियो को सुनने के बाद कि आप वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सुनी हो तो उसमें हमने एक रैली का इन्वायरमेंट बताया था, लेकिन आज हम आपको वो स्टॉक बताने जाएंगे जिसको आमतौर पर मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, वो रिग्रेट जो आप स्टॉक को बेच के फील करते हैं, उससे बचेंगे कैसे, और अगर वो मल्टी बैगर स्टॉक है तो उसको पहचानेंगे कैसे, ताकि आप उस पर मैक्सिमम रिटर्न लॉक कर सकें। दोस्तों, पीटर लिंच के मुताबिक ऑन एवरेज 5 से 6 साल लगते हैं एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनने में। तो क्या ये पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है? क्या हम इनकी थ्योरीज़ और इनकी प्रैक्टिस को पाकिस्तान पे अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है टू सम एक्सटेंट बट नॉट ऑल। दोस्तों, ये साहब तो 1977 से लेके 1990 तक फिडेलिटी में एक फ़ंड मैनेजर रहे और इन्होंने मल्टी टाइम्स रिटर्न कमाए, लेकिन वो एक डेवलप मार्केट में थे। दोस्तों, फ्रंटियर मार्केट में या इमर्जिंग मार्केट में मूव बहुत शार्प आती है, इस वजह से इसके अंदर मल्टी बैगर्स बनने के भी चांसेस बहुत होते हैं। तो इवन कपल ऑफ टाइम्स में भी आपको मल्टी बैगर असर्टेन हो जाता है और मिल जाता है। लेकिन हम चूँकि अब तो आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो बजाय इसकी हम ये डिबेट करें कि ये मल्टी बैगर यहाँ होता है यहाँ नहीं होता, हम तो देखें कि हमने तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने। तो अब हमारे पास क्या ऐसा टूल अवेलेबल हो कि हम उस मल्टी बैगर को अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें और उससे मल्टी टाइम्स रिटर्न कमा के आगे बढ़ें। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे ये खुशी होगी कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद मल्टी बैगर्स, और यही वजह है कि जब हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज आया तो हम सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग आफ्टर अर्जेंटीना मार्केट बने। दोस्तों, मैंने जो कहा पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद मल्टी बैगर्स, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दोस्तों, एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हमारी मार्केट 3 के पी रेशो पे चल रही थी, और जब से वो डिप्रेस थी, जब फंडामेंटल चेंज जैसे ही आया उसके बाद आपको एक शिफ्ट नज़र आया, और जितने भी स्टॉक्स जिनकी वैल्यू डिप्रेस थी उन्होंने अपनी फेयर वैल्यू की तरफ आना शुरू कर दिया। और अब जबकि मार्केट 6 के पीई के ऊपर रन कर रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मल्टी बैगर बन गए या ओवर वैल्यूड हो गए, तो आपको उनके अंदर पोजीशन कर लेनी चाहिए। चूँकि आप उसी मेंटेलिटी से उसको देख रहे थे कि मैंने एक क्विक गेन लेना है और निकलना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा हो। दोस्तों, आप लोगों को सब बैकग्राउंड बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन से पाकिस्तान ने डील किया, उसके बाद से एक सिचुएशन एक और इमर्ज हुई, और उसमें आपने बहुत सारे स्टॉक्स को मल्टीपल टाइम्स अपनी वैल्यू को करते हुए देखा। और आप ये बात याद रखें कि ये हमेशा मार्केट में नहीं होता और ना ही प्रिवेल करने वाला है। और यही बात जानने के लिए समझें कि हम आपको एक छन्नी दे रहे हैं जिसमें आपने KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक डालने हैं, और दूसरी तरफ अगर उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जो रिफाइंड किस्म के स्टॉक्स हैं वो निकल आएंगे, बाकी को आपने रखना है साइड पे और उन्हीं के ऊपर काम करना है। दोस्तों, अब हम जो आपको फ्रेमवर्क देने जा रहे हैं, आप लोग जब ये सुनेंगे और देखेंगे और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं आपके जिनमें आपसे स्टॉक रह गया, उनको ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा, आपको खुद ही एहसास होगा उस चीज़ का
कि देखें इस वजह से मेरा स्टॉक रह गया था, अगर ये मैं उस टाइम नहीं छोड़ता तो भी इतने कमाता, ये इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा था और मुझे अब इसको इस तरह से लेके चलना है बजाय इसके कि मैं इधर से उधर जंप करता रहूं। तो दोस्तों चलें बढ़ते हैं अब आगे। अब दोस्तों KC 100 इंडेक्स का मतलब है 100 बेस्ट कंपनीज़। अब ज़रा देखिएगा कि जो 100 कंपनीज़ हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। तो दोस्तों बजाय इसके कि मैं आपको इसको मिक्सचर और एक किस्म का मुरब्बा बना दूं, तो बेहतर है कि हम इसको इन्हीं 100 कंपनीज़ को कैटेगराइज कर लें डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, जिसका एक बेहतरीन फ्रेमवर्क जो कि पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप इन वॉल स्ट्रीट में बेहतरीन तरीके से दिया है और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और इकोनॉमिक टाइम्स में भी लिखा गया है। हम बजाय किताबी चीज़ों के हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके एवेलुएट करेंगे। तो दोस्तों आपने जब 100 इंडेक्स की कंपनीज़ को एनालाइज करना है तो उनके ऊपर ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना है। क्या वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है? क्या वो उसमें कोई टर्न अराउंड आ सकता है? क्या वो एसेट बेस्ड है? कहीं एसेट तो उसमें कोई रोल प्ले तो नहीं कर रहा? क्या वो सिक्लिकल स्टॉक है? क्या वो स्टॉलवर्ट है? या वो स्लो ग्रोवर है? दोस्तों जब आप ये पांचों के पांचों फैक्टर समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप में एकदम से कॉन्फिडेंस आएगा और इसके बाद आपने सिर्फ 2 से 3 स्टेप परफॉर्म करने और मल्टीबैगर आपके सामने होगा। तो दोस्तों देखते हैं नंबर 1, फास्ट ग्रोवर। दोस्तों आपने क्या करना है, पहले कंपनीज़ को एनालाइज करें और अगर उन कंपनीज़ का 30% पर एनम से रेवेन्यू उसकी टॉप लाइन अगर ग्रो कर रही है तो आप समझें ये फास्ट ग्रोवर कंपनी है। अगर मैं मोटी मोटी इसमें सेक्टर की बात करूं तो इसमें आपको ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर बहुत अच्छे फॉल करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ जो होती हैं इनकी कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती है इनिशियली। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कंपनी की कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन है तो उसको 5 टाइम्स मींस 100 बिलियन पहुंचाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आपको एकदम क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी कि अगर मैं बात करूं साजगार की या और भी ऐसे आईटी स्टॉक्स की एग्जांपल्स भी आपके सामने मौजूद हैं जिनको आप देखेंगे तो उनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है, इसी वजह से वो एकदम से ग्रो करती हैं और उनकी वैल्यू फ़ौरन से रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है इन प्राइस। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि ये कंपनीज बड़ी क्विकली ग्रो करती हैं, लेकिन जो इनमें एक ड्रॉबैक आता है जिसके ऊपर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए वो है इनका गवर्नेंस इशू। इनकी बुक्स में 2 नंबरी बहुत हो सकती है और ये बहुत जल्दी कॉर्नर स्टॉक भी बन जाते हैं। दोस्तों इन कंपनीज़ को अपनी कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी होती है, या तो इनको एक सक्सेसफुल मॉडल लेके आना होता है या तो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी लेके आनी होती है मार्केट के अंदर। अगर मैं साजगार की बात करूं तो हेवल मल्टीबैगर बन गई। इसी तरीके से आईटी सेक्टर्स में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से ग्रो करती हैं। तो मोस्टली आप देखें कि ऑटो और आईटी का सेक्टर्स जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपने उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा बना हुआ है उसका कोई स्टॉक, तो आपने ये एस्पेक्ट ज़रूर जहन में रखने हैं उनके। जी तो दोस्तों दूसरा जो हमारा चेकिंग क्राइटेरिया होगा इन 100 स्टॉक्स में से वो ये होगा कि वो स्टॉक क्या प्रिवेल कर रहा है इसके अंदर जो टर्न अराउंड होने की हैसियत रखता हो। टर्न अराउंड होने का मकसद यहाँ पे ये है कि उसके अंदर कोई फंडामेंटल चेंज आने की सलाहियत है कि एकदम से उसमें कोई फंडामेंटल चेंज आया और उसमें एकदम से वैल्यू शिफ्ट हो गई। इसमें सबसे फाइन एग्जांपल जो आपको दे सकते हैं, आपको याद होगा जब बांग्लादेश के ऊपर बैन लगा था तो एकदम से जो है केमिकल के सेक्टर में डॉल के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। इस वजह से ये हुआ था कि उनकी एक एक्सपोर्ट मार्केट, एक एक्सपोर्ट सेगमेंट बिल्कुल खुल गया था। और दूसरी मिसाल इसकी मैं दूंगा ईपीसीएल की, जो आप देख रहे हैं कि पीवीसी की प्राइसेस की वजह से उसके अंदर कोई शिफ्ट ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका वो रॉ मटेरियल का पार्ट है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, लेकिन ईपीसीएल जो है वो उल्टा नेगेटिवली गया है। अब ये कोई टर्न अराउंड आएगा फंडामेंटली इसके अंदर प्राइसेस के, तो ही आपको ये मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरह से आपने देखना है कि ये जो 100 स्टॉक्स हैं इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम स्कैन करें तो वो टर्न अराउंड हो सकते हैं कि नहीं। दोस्तों जो तीसरी चीज़ आपने इन KC 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में स्कैन करनी है वो है कि वो अपनी एसेट से ज़्यादा वर्थ रखते हैं या अपनी एसेट से कम वर्थ रख रहे हैं। कहने का मकसद ये है
कि क्या उनके एसेट में कोई ऐसी हिडन वैल्यू है जिसको हम टैप कर सकते हैं। अभी करंट सिनेरियो में इससे जो सर्कुलर डेट से इफ़ेक्टेड कंपनीज़ हैं वो सरफहरिस्त हैं। अभी मैं अगर बात करूं OGDCL या PPL की, तो आपने देखा कि उनके एक्रूअल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते थे, कैश प्रॉफिट इतने नहीं होते थे। तो इसी वजह से अब चूंकि उसके अंदर एक मूव जनरेट शुरू हुई, IMF का प्रेशर आना शुरू हुआ कि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व करो, तो आप देख रहे हैं कि वो 68 और 65 के स्टॉक अब आपको मोर देन 200 के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम IPPs को देखें, जब तक कि उनके एग्रीमेंट मुलतवी नहीं हुए थे तो उनमें भी एक हिडन वैल्यू थी कि इन्होंने क्या करना है कि जो इनको कैश मिलेगा गवर्नमेंट से वो इन्होंने पे ऑफ करना है, और उसकी रिकवरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों एक और टर्म है जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो है सिक्लिकल स्टॉक्स। और ये तो मैं समझता हूँ शायद 100% जो जितने भी लोग हमारे ऑडियंस है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ ही होगी। लेकिन फिर भी उनके लिए जो इससे वाकिफ़ नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि देखें, ये वो स्टॉक्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ग्रो करते हैं। यानी अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, इकोनॉमी ओवरऑल एक्सपेंशनरी की तरफ जा रही है, तो आपको इन स्टॉक्स के अंदर मूव आनी शुरू नज़र आएगी। क्योंकि इनकी अर्निंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, और वो भी दो जगहों से आता है। नंबर वन, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज़ हो जाती है। नंबर सेकंड, उनकी सेल्स बढ़ती हैं। दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा, काफ़ी लोगों ने जो मैंने पहले कैटेगरी बताई होगी वो सोच रहे होंगे कि ऑटो तो जो है वो सिक्लिकल में आता है, लेकिन इसका नाम फास्ट ग्रोइंग में क्यों ले लिया। उसकी लेने की वजह ये थी कि उनका एक स्पेसिफिक मॉडल कोई हिट हो जाता है तो इस वजह से वो फास्टली ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको कैपिटलाइजेशन उनकी कम लगी हुई होती है। दूसरी तरफ आप अगर इसकी तरफ बात करते हैं, तो अगर मैं मिसाल लेता हूँ टोयोटा की एक रेंज ऑफ मॉडल्स हैं, उनके रेगुलर मॉडल्स हैं, वही बिकते हैं, वही ऑन द स्पॉट आते हैं, और उसका वही स्पेसिफिक कस्टमर्स है। तो वो वाली उस टाइप की जो कैटेगरी होगी वो यहाँ पे सिक्लिकल के अंदर फॉल करेगी। और अगर मैं आप लोगों के लिए इसको मज़ीद डीप डाइव करूँ, तो आप देखेंगे जब टोयोटा का हाइब्रिड मॉडल आया था तो एकदम से उनकी सेल्स सर्च हुई थी, उनके प्राइस में भी एकदम शिफ्ट आया था। तो हालांकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इसके ऊपर प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सेक्टर के अंदर आपको मल्टी बैगर तलाश करने में जो आएगी, वो है कि आपने राइट टाइम पे राइट स्टॉक को चूज़ कर लिया तो ही आपका मल्टी बैगर बनेगा। और ये बड़ा ट्रिकी काम होगा। अगर आपने किसी इकोनॉमिक फेज़ की अब साइकिल के ऊपर अगर आपने सिक्लिकल स्टॉक बाय कर लिया, तो फिर वो आपको मल्टी बैगर नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को बैगर ही बना डाले। आप दोस्तों ये सब होने के बाद एक एक और आपने स्कैन रन करना है अपना, वो है कि क्या ये स्लो ग्रोवर हैं, क्या इनमें से कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो स्लो ग्रो करते हों। वो कैसे आपको पता चलेगा, वो देखना है आपने। नंबर वन, ये डिविडेंड पे करते हैं, क्या इनकी प्रोडक्ट जो है वो 100% सेलेबल है और क्विकली हो जाती है। तीसरा जो आपने फैक्टर इसमें ये देखना है कि वो अपनी प्राइसेस को पास ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो इस कैटेगरी को मीट कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि वो ग्रो तो करेंगे लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो होगी, और ये उनके लिए बेहतर होता है जो कि डिफेंसिव लेवल के ऊपर स्टॉक लेते हैं। इनमें सबसे बेहतरीन मिसाल आपके पास फर्टिलाइज़र सेक्टर की है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एफएफसी जो कि अंडर 100 होता था वो फिर 400 रुपये का इतनी जल्दी कैसे हो गया अगर वो स्लो ग्रो रहे। तो मेरे भाइयों उसका जवाब सीधा साधा सा है। वो ये है कि देखें, जब कोई भी कंपनी डिविडेंड पे ऑफ करती है वो उसकी प्राइस के अंदर बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करती है। नंबर सेकंड, एफएफसी को उसके कंपटीटर्स के मुकाबले में गैस प्राइस एफिशिएंसी है। नंबर थर्ड, वो एफएफबीएल के साथ मर्ज हो गया है। तो ये तीन डिस्टिंग्विश फैक्टर हैं जो कि उसको इस प्राइस को इतना ले गए। और अगर ये सिचुएशन किसी फास्ट ग्रोवर या टर्न अराउंड या एसेट प्लेस के साथ होती तो आपको ये अभी 400 का नहीं, ये आपको 1400 रुपये का नज़र आ रहा होता। जी तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं एक और स्कैन, वो है स्टालवार्ट्स। अब ये फास्ट एंड स्लो ग्रोथ का मिड है, उसमें आपको बहुत बड़े जॉइंट्स मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े एफएमसीजीज जैसे हमारे पास नेस्ले, यूनिलीवर एंड कोलगेट मिलेगा। ये डिफेंसिव होते हैं और आप लोगों को इनमें कंसिस्टेंट डिविडेंड नज़र आएंगे, इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। इनमें ग्रोथ भी होती है,
इनमें पोटेंशियल भी होता है, इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, ये कंसिस्टेंट होते हैं और ये कंपाउंडिंग करते हैं लेकिन स्लो करते हैं। पाकिस्तान में आपको जो इनके साथ जो इशू मिलेगा वो मिलेगा इनके साथ पीई के ऊपर। आप कभी भी इसके हाई पीई के ऊपर ज़्यादा पे ऑफ नहीं करेंगे। दोस्तों, अब तक आप लोगों को काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक इस चीज़ के अंदर, इस वाले स्कैन के अंदर आता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि वो मल्टी बैगर है या नहीं है। दोस्तों, नंबर 1, आप लोगों ने इनके कैश प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, न कि अक्रूवल प्रॉफिट्स के ऊपर। इसको मैं और आसान अल्फाजों में अगर बताऊं तो आप लोगों ने ये देखना है कि कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल वो कम हैं रिलेटिव टू सेल्स के नहीं ओवर द पीरियड। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके जो उन्होंने दूसरों से पैसा लेना था अब वो कैश की सूरत में कन्वर्ट हो रहा है और वो इनके पीएनएल के अंदर आ रहा है। और इसके साथ साथ आपने इनका अर्निंग ग्रोथ, जो टॉप लाइन की मैंने आपको बताया रेवेन्यू की ग्रोथ, आप देखें ओवर द लास्ट 15 टू 20 ईयर्स 25% रही है या नहीं रही। दोस्तों, ये डेटा आपको बहुत आराम से हर वेबसाइट पर मिल जाता है। अब आप लोग का यहाँ पे ये सवाल होना चाहिए कि वो कंपनीज़ जिनकी लाइफ ही 10-15 साल से कम है तो उनके साथ क्या किया जाए। तो उनका आप ये देखें कि करंट उनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन, और क्या वो 25% या 30% के करीब रिटर्न दे रहे हैं। आप देखें कि जितनी कंपनीज जिनकी 5 से 10 साल की लाइफ है अभी तक, वो आपको मिलेंगे फास्ट ग्रोवर के अंदर। उसके लिए आपने उनके कमिंग प्रोजेक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स वो कैसे कर रहे हैं, ये आपको उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग से बहुत इजीली मिल सकता है। आप वहाँ से इनको पकड़ के ट्रैक भी कर सकते हैं और इवन आप इनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं उसके ऊपर। दोस्तों, जब आप ये परफॉर्म कर चुके हैं तो फिर आपने ये देखना है कि उनकी डिमांड के अंदर ग्रोथ है या नहीं है, वो कितने टाइम्स जा सकती है। अगर वो 5 से 8 या 10 टाइम भी चली जाए तो आपने उसको नोट कर लेना है, वो मल्टी बैगर ही बनेगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे पता चले कि इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये डेटा आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स, आपको फंड्स की रिपोर्ट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकी अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स के अंदर आपको बहुत आराम से ये डेटा मिल जाएगा और आप उससे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिमांड के अंदर क्या ग्रोथ होगी। जब आपने ये सर्टेन कर लिया तो इनकी कॉस्ट के ऊपर चले जाएं कि इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इनकी कम हो रही है कि नहीं हो रही थ्रू आउट द पीरियड, वो भी आपको हर जगह से इसका डेटा मिल जाता है। कहीं पे भी आपको कोई ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इवन इतनी वेबसाइट भी अवेलेबल है जहाँ से आपको क्विकली ये चीज़ क्लिक करके मिल जाती हैं। और यही फैक्टर हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, एफएफसी का रिलेटिव टू इट्स एफर्ट। दोस्तों, अब जब आपने ये परफॉर्म कर लिया तो आप लोग एक जहन बना लें कि मुझे इस स्टॉक को 2 या 3 साल के पर्सपेक्टिव में लेना है। तो अब आपने क्या करना है, इसका रिव्यू करते रहना है। यानी वो फैक्टर्स जो कि सडनली इसको चेंज तो नहीं कर देंगे, सिर्फ उनको रिव्यू करना है आपने। बाकी मार्केट के अंदर कोई भी अप एंड डाउन आ रही है, छोटी मोटी ऊपर नीचे हो रही है, उसकी आपने परवाह नहीं करनी। और जो आप लोगों ने एवेलुएट किया हुआ स्टॉक को, उसी बेसिस को पकड़ के रखना है। रिव्यू करने का अपना टाइम फ्रेमवर्क आप रख लें, वीकली, मंथली या इवन क्वार्टरली, अगर बहुत ज़्यादा आपको पैसिव रहना है तो। और दोस्तों, अब जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसको कंबाइन कीजिएगा हमारी पिछली वीडियो के साथ जिसमें हमने आपको हाउ टू सेल द स्टॉक की एक स्ट्रेटजी बताई है। तो आपने उसको दोनों को कंबाइन करना है और आपका पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि जो शुरू में मैंने आपको फास्ट ग्रोइंग कंपनी की एक एग्जांपल दी, जिसमें कहा कि अगर 10 बिलियन का उसकी कैपिटलाइजेशन है और वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है, 100 बिलियन हो जाता है, तो क्या आपका रिटर्न भी 5 टाइम्स से बढ़ा कि नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। देखें, कभी भी कोई अगर स्टॉक का रिटर्न आपने कैलकुलेट करना है तो उसकी कैपिटलाइजेशन से नहीं करें, बल्कि आपने उसको 3 चीज़ों के अंदर परखना है। नंबर 1 कि उससे आपने कितना डिविडेंड लेंगे, वो आपका पार्ट ऑफ रिटर्न होगा। नंबर 2, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी शामिल होगा, इन्फ्लेशन को आपने उसमें से माइनस करना है। तो इन 2 फैक्टर्स को लेने के बाद जो बचेगा वो रियल टर्म्स में आपका रिटर्न होगा। जी, तो दोस्तों, आप लोगों को अब तक एक इंसाइट मिली होगी
जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ होगा कि इनफैक्ट मल्टी बैगर्स तो हमारे अराउंड ही थे या हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा ही थे, लेकिन हमने चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस वजह से हमारे हाथ से वो निकल गए। लेकिन अभी भी टाइम है, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं अगर आप ये अच्छे तरीके से इसको ग्रिप कर लें। तो मैं नहीं समझता इसके अलावा आप लोगों को किसी और चीज़ की या कम्बरसम किस्म के प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत इजी, स्वीट एंड सिंपल किस्म का प्रोसेस है जो आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर्स। जी तो दोस्तों, क्विकली रैपअप करते हुए ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं। मार्केट 1,14,000 के पॉइंट पे खड़ी है, 308 पॉइंट लूज़ कर दिए और 263 मिलियन के वॉल्यूम लगाए हैं। मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट। जब इतनी सारी डिस्कशंस करने के बाद और हमारी वीडियोस देखने के बाद अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया होगा कि मार्केट में इस तरह से जो वॉलेटिलिटी आती है तो ये कोई घबराने की बात नहीं होती है। आप लोगों की सारी वैल्यूएशन इंटैक्ट हैं, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। मार्केट की पाई चार्ट को देखें तो सारे ही सेक्टर्स तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग की जद में है। फर्टिलाइज़र में डिविडेंड मूव बिल्कुल, हब पावर के अंदर ईवी की कुछ खबरें चल रही हैं जो आपको मटेरियलाइज होती हुई नज़र आएंगी, और बाकी भी मिला जुला रुझान रहा है। अगर कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एफएफसी, हबको, बैंक अल्फला, ग्लेक्सो, एबर्ट, टीआरजी, एजीपी, पीओएल एंड सो ऑन सो फोर्थ आप लोगों को इसमें मूव नज़र आया। आप लोगों को हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर आप लोगों को ग्रुप में हमने लास्ट फ्राइडे को भी किया था और आपने देखा कि उसकी एकदम न्यूज़ भी आ गई कि उसकी सेल्स बढ़ गई हैं। आपको इसी तरीके से ऑटो सेक्टर के ऊपर भी ट्रैक रखना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर आपको मूव नज़र आएंगे। इसी तरीके से ईएनपी सेक्टर के अंदर भी आप लोगों को और भी मटेरियल न्यूज़ आती हुई नज़र आएंगी। जी तो ज़रा ख़बरों की तरफ नज़र डाल लेते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ एक बात की है कि मनारा मिनरल्स जो है वो इंटरेस्टेड है, और कुछ इस न्यूज़ को इस तरीके से बताया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि न्यूज़ जो है ना हमेशा पूरी तरह पढ़ा करें। जो लास्ट लाइन है वो सारी कन्वे कर रही है इस मैसेज को। देखें, ये चीज़ें जब मटेरियलाइज़ होंगी ना तो फिर देखिया करें, लेकिन जो न्यूज़ होती है उसको पूरा पढ़ लिया करें। उसके सब्जेक्ट के अंदर कुछ और लिखा होता है और न्यूज़ के अंदर कुछ और अजीब सा लिखा हुआ होता है। तो बेहतर यह है कि उसको पूरी न्यूज़ को सुन के ही फिर रिएक्ट किया करें कि आप देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो उनका सीईओ है वो ये कह रहा है कि रिकोडेक जो है वो अमंग सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप अमंग द चॉइसेस हैं लेकिन आप हैं नहीं ज़रूरी। थोड़ा इस न्यूज़ की तरफ भी ज़रा नज़र डाल लें। गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किए एग्रीमेंट 14 आईपीपीज़ की। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना बड़ी बात लगाने की बात क्या थी इसमें। तो आखिर की 2 लाइनें बस जो थी वो काम की थी, वो भी कोई ख़ास स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो इतनी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो मेनली जो थी ये तो मुझे लगता है कि किसी ने थपकी मारने के लिए जो है ये इजलास बुलवाया था, और उनका काम था कि लो जो जी बहुत अच्छा हो गया काम, आईपीपीज़ का वाला काम हो गया तो चलो जी आप उनकी तारीफ़ें हो गई। बस इससे ज़्यादा मुझे तो इस न्यूज़ में कोई अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही। जो होनी थी वो पास्ट में हो चुकी है। जी तो एक और न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 45% चार्जिंग स्टेशंस के जो टैरिफ हैं वो कम कर देंगे। ये एक अच्छी न्यूज़ है। उससे ये होगा कि इनको थोड़ा सा एक कंपटीशन आएगा, और ये बिल्कुल एक कंपनी लेवल पे नहीं हुआ। ये आप लोग देखेंगे कि एक बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर चेंज किया है। मतलब ये चाह रहे हैं कि जो मोहल्ले में और इधर उधर जो बैटरियाँ वो चार्ज करने वाले भी हैं तो उनकी जो फ़ी यूनिट है वो भी कोई 39 रुपये के ऊपर लेके आने का इनका प्लान है। तो ये बेसिकली इन लाइन विद ईवी पॉलिसी है जो भी ये कर रहे हैं। और इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ऑलरेडी जो हबको है वो कंट्री वाइड चार्जिंग स्टेशन लगाने की अहलियत रखता है, और वो ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी अंडर वे है। तो आप लोग देखेंगे कि इसके लिए एक रूम खाली पड़ा हुआ है, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत इसमें ऊंच नीच नज़र आएगी गोइंग फारवर्ड। और यही वो चीज़ें हैं जिन पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और इनफैक्ट आपके कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हुई होगी। और अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।